नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज के इस विशेष डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम आप सबके सामने लाइव हैं और आप सब जानते हैं कि रविवार को डीएनए का प्रसारण नहीं होता है, लेकिन आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डीएनए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए युद्ध की ऐसी ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले ना तो सुना होगा और ना ही आपने देखा होगा। आज का दिन भारत के लिए बहुत शानदार दिन है। आज पूरे भारत की धमनियों में वीर रस प्रवाहित हो रहा है और भारत का जोश अपने उच्चतम स्तर पर है। गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प की जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, वो आपको ये बताएंगी कि कैसे 15 जून की रात भारत के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चीन से प्रतिशोध लिया था, बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को मारकर और चीन की सेना के एक कर्नल को अपने कब्जे में लेकर चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। आज पूरे भारत को और पूरी दुनिया को यह पता चलेगा कि पीएलए का घमंड उस दिन कैसे टूटा था और पीएलए के जितने भी जवान हैं वो 15 जून की रात को जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं। आप जानते हैं, हमारे ही देश में बहुत सारे लोगों के कान ये सुनने के लिए तरस रहे हैं कि चीन के सैनिक हमारी सीमाओं में घुस आए हैं। वो उनके कान ये सुनने के लिए तरस रहे हैं कि हम कहीं से ये मान लें कि हमारी सीमाओं में घुसपैठ हो चुकी है और हम चीन के सैनिकों को बाहर खदेड़ने में नाकामयाब रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस थ्योरी पर विश्वास करना चाहते हैं और उन्होंने कर भी लिया था। 15 जून की रात जब पूरा देश, आप सब गहरी नींद में सो रहे थे, तब भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट की घातक प्लेटून के जवान गलवान घाटी में चीन को आधुनिक युद्ध इतिहास का सबसे कड़ा सबक सिखा रहे थे। यह युद्ध 3 हिस्सों में लड़ा गया था, यानी यह युद्ध असल में 3 बार हुआ उस रात, जिसमें भारत के सैनिकों का सामना चीन के उन नए सैनिकों से हुआ जिन्हें यहां इससे पहले इस इलाके में कभी नहीं देखा गया था। इसका मतलब यह है कि चीन ने नई पलटनें वहां पर बुलाई हैं, नए सैनिकों की डिप्लॉयमेंट वहां पर की है, क्योंकि जो सैनिक उस दिन वहां लड़ रहे थे चीन की तरफ से वो बिल्कुल नए सैनिक थे जो इससे पहले वहां नहीं देखे गए थे। चीन को सबक सिखाने वाले जवानों में 3 मीडियम रेजिमेंट और 3री पंजाब रेजिमेंट के जवान भी शामिल थे और सूत्रों से मिली इन जानकारियों के मुताबिक भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दनें और उनकी रीढ़ की हड्डियां उस दिन तोड़ दी थी। ये जवान अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की शहादत का बदला ले रहे थे और भारत के सैनिकों का यह रौद्र रूप देखकर उस रात चीन की सेना बुरी तरह से घबरा गई थी। कहा यह जा रहा है कि यह युद्ध के आधुनिक इतिहास में बिना हथियारों के लड़ी गई सबसे खूनी लड़ाई थी, जिसमें किसी बंदूक का, किसी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसे युद्ध के प्राचीन तरीकों से लड़ा गया। इनमें सैनिकों ने लाठी, डंडे और रॉड और पत्थरों का इस्तेमाल किया। चीन की सेना के पास हथियार तो बहुत हैं, नए नए हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं, लेकिन चीन की सेना मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। आपको याद होगा, हम लगातार आपसे कहते आ रहे हैं कि चीन के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं भारतीय सैनिकों की तुलना में। बहुत सारे लोगों को यह बात मजाक लग रही थी, लेकिन आज जो डिटेल्स हम आपको बताएंगे आप समझ जाएंगे कि चीन के सैनिक कितने कमजोर हैं। युद्ध में सैनिक की ताकत का पता तब चलता है, हथियार देखकर नहीं पता चलता, बल्कि सैनिकों की मानसिक और शारीरिक मजबूती तब पता चलती है जब हाथापाई होती है और जब हाथों से युद्ध लड़ा जाता है। और इस मामले में चीन भारतीय सेना के सामने बहुत कमजोर साबित हुआ। इसका नतीजा यह है कि अब चीन 15 जून की रात का सबक जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा, जबकि भारत के लिहाज से 15 जून की रात इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। भारत की सेना ने चीन को कैसे सबक सिखाया, कहां सबक सिखाया और कैसे बिना एक भी गोली चलाए चीन के अहंकार को चूर चूर कर दिया, ये सब आज हम आपको तस्वीरों और तथ्यों की मदद से समझाएंगे। आज हमने इस खबर पर एक हैशटैग आपके लिए क्रिएट किया है और यह हैशटैग है गलवान के बलवान। आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो ट्वीट कर सकते हैं। और
अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्रवाई के साथ ही भारत ने अपने संयम और धैर्य को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि यह नया भारत है जो किसी भी आक्रमण को नहीं सहेगा और देश के दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देगा। लेकिन हमारे ही देश के कुछ नेता और बुद्धिजीवी भारत की हार में अपनी जीत और चीन की हार में अपनी हार देख रहे हैं। भारत की तैयारियों पर सवाल उठाने वाले ये तमाम लोग राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपनी ही सेना को हारते हुए देखना चाहते हैं। ये सुनना चाहते हैं कि हमारी सीमा में घुसपैठ हो गई। आज ये सारे लोग हमारा ये शो देखने के बाद, ये सारी जानकारियां देखने के बाद बहुत उदास हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से ये लोग लगातार तालियां बजा रहे हैं। आपने लगातार ये सुना होगा पिछले 2-3 दिन से। ये कुछ एक वर्ग है हमारे देश में जो लगातार आपको ये बता रहा है कि हमारी सीमाओं में चीन के सैनिक घुस आए हैं, हमारी सीमाओं में घुसपैठ हुई है और हम उन्हें वापस खदेड़ने में नाकामयाब रहे हैं और सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। आज हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि तस्वीर इससे बिल्कुल उल्टी है। घर में घुसकर उन्होंने नहीं मारा, घर में घुसकर भारत के सैनिकों ने मारा है। और 2 बड़ी बातें आज आपको जान लेनी चाहिए, वो ये कि चीन की जो सैनिक हैं वो बड़ी संख्या में 15 जून की रात को मारे गए हैं। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्हें इस कदर मारा गया है कि उनकी गर्दनें टूट चुकी थी, उनकी रीढ़ की हड्डियां टूट चुकी थीं। और अगर आप उनकी लाशों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दिन भारत के जो सैनिक थे कितने क्रोध में थे और उन्होंने कैसे चीन के सैनिकों की निर्मम हत्याएं की हैं। उस दिन किस तरह से पीएलए के सैनिकों को उस दिन मारा गया है। पीएलए के लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात है, इसलिए चीन और पीएलए के लोग कभी आपको बताएंगे नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उस रात को भारत के सैनिकों ने पीएलए के एक कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल को अपने कब्जे में ले लिया था। वो हमारी गिरफ्त में था और बाद में उस कर्नल को छोड़ दिया गया। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 15 जून की रात गलवान घाटी में आखिर क्या हुआ था। आपको पता नहीं होगा कि 15 जून की रात को गलवान घाटी में एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी। आज पहली बार देश के सामने हम गलवान की लड़ाई की पूरी डिटेल्स आपके सामने लेकर आए हैं। 15 जून की उस रात को गलवान घाटी में क्या हुआ था, कैसे इस टकराव की शुरुआत हुई थी और इस टकराव का नतीजा क्या रहा, इसकी पूरी जानकारी आज आप सब पहली बार जानने वाले हैं। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ी देर के लिए अपने सब काम छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में आप अपने सैनिकों पर गर्व करेंगे। आपको पता चलेगा कि भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और जो लोग लगातार कई दिन से आपको यह बताते आ रहे हैं कि हमने सरेंडर कर दिया है, हमारी सीमाओं में घुसपैठ हो गई है, हम चीन से मुकाबला करने के काबिल नहीं हैं, हम चीन के सैनिकों से कैसे लड़ेंगे, वो सारे लोग आपको बरगला रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो मन ही मन ये चाहते हैं, वो ये देखते हैं कि भारत की हार में वो नरेंद्र मोदी की हार देखते हैं। ये नहीं जानते कि भारत की हार का मतलब है भारतीय सेना की हार, और भारतीय सेना की हार बर्दाश्त नहीं हो सकती। आप जिस सेना से ये शिकायत कर रहे हैं, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप जिस सेना से ये समझे बैठे हैं कि उसने चीन की सेनाओं को अंदर आने दिया, आज आपको पता चलेगा तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। आपको याद होगा 6 जून को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी और इसी में यह तय हुआ था कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, यानी भारत और चीन के सैनिक दोनों ही आमने सामने की स्थिति से धीरे धीरे हट जाएंगे। दोनों लोग उस इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटा लेंगे। यह तय हुआ था उस समझौते में। 6 जून को यह तय किया गया था कि दोनों देश के सैनिक अपनी अपनी जगहों से कुछ किलोमीटर पीछे हट जाएंगे, जिससे यह तनाव कम हो सके। आज हम आपको पूरे नक्शों के साथ यह समझा रहे हैं। यह वो जगह है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर यह संघर्ष हुआ था। यहां पर आप देख लीजिए, संघर्ष वाली जगह आपको दिखाई दे रही है। यह पेट्रोलिंग P14 जहां पर यह संघर्ष हुआ है।
में यह तय हुआ कि एलएसी के पास बने जिस अस्थाई स्ट्रक्चर पर विवाद हो रहा है, यानी जो अस्थाई टेंट चीन के सैनिकों ने वहां पर लगा लिया था, उस टेंट को, उस स्ट्रक्चर को हटाया जाएगा। और इसी अस्थाई स्ट्रक्चर को हटाने के लिए 15 जून को स्थानीय कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इसमें भी यह तय हुआ कि चीन का एक टेंट जो ठीक एलएसी के सामने लगा था, उसे हटाया जाएगा, क्योंकि एलएसी पर नियम ये होते हैं कि आप एलएसी से कितनी दूर तक, एक खास दूरी तक टेंट नहीं लगा सकते, कितनी दूरी तक कोई अस्थाई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, यह तय होता है। और कितनी दूरी तक आप कोई पक्का निर्माण नहीं कर सकते, यह भी नियमों में लिखा होता है, यह भी तय होता है। लेकिन चीन ने इन नियमों का उल्लंघन किया था। पहली बात यह है, 15 जून की शाम को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, जो गलवान घाटी में शहीद हुए, वो अपने कुछ सैनिकों को लेकर इस विवाद की जगह पर यह देखने के लिए गए थे कि चीन ने जो बातें समझौते के दौरान मान ली थीं, उन बातों का, उन शर्तों का वो पालन क्यों नहीं कर रहा। कर्नल संतोष बाबू 30 से 35 सैनिकों के साथ उस जगह पर गए, और वो खुद इसलिए भी गए थे क्योंकि वो जानते थे कि यह मामला कितना संवेदनशील है। इसलिए हमारे देश के बहुत सारे नेता ये सवाल भी उठा रहे हैं और उठाएंगे कि एक कमांडिंग ऑफिसर लेवल के अफसर को, एक कर्नल को खुद जाने की क्या जरूरत थी। इसलिए जरूरत थी क्योंकि यह मामला बहुत संवेदनशील था। कर्नल संतोष बाबू नहीं चाहते थे कि ऐसा मामला किसी युवा और जूनियर अफसर के हवाले किया जाए, क्योंकि कर्नल संतोष बाबू खुद बहुत शांत और सौम्य स्वभाव के थे, और वो जानते थे कि चीन के सैनिकों के साथ कैसे बातचीत करनी है। हिंसा करने का उनका कोई इरादा नहीं था, लड़ाई करने का उनका कोई इरादा नहीं था, वो बातचीत करने के लिए गए थे। इसलिए वो स्वयं विवाद की जगह पर गए, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि जिस अस्थाई स्ट्रक्चर को हटाने पर चीन के अधिकारियों ने, उनसे जो बातचीत हुई थी, वो तैयार हो गए थे, उस स्थान पर फिर से चीन के सैनिकों ने नया स्ट्रक्चर बना दिया है। यह बात भारतीय सेना को मंजूर नहीं थी। यहां पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि सैनिकों को लेकर कर्नल संतोष बाबू जब विवाद के स्थान पर चीन के कैंप के पास पहुंचे, तो उन्हें चीन के वो पुराने सैनिक इस बार नहीं दिखे जो पहले इस इलाके में तैनात थे। इसलिए इस बात को आपको नोट करना होगा कि उस दिन चीन के कुछ नए सैनिक पहली बार वहां पर दिखाई दिए। जिन सैनिकों की तैनाती पहले वहां पर थी, वो सैनिक उस दिन वहां पर नहीं थे। यानी चीन कुछ नए सैनिकों को लेकर वहां पर आ गया था। जो पुराने सैनिक थे वो सब एक दूसरे को जानते हैं। चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को जानते हैं, हमारे सैनिक उन सैनिकों को जानते हैं, उनकी आपस में केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है। इन नए सैनिकों को ना तो भारतीय सैनिकों से बातचीत का कोई तौर तरीका पता था, ना ही इन्हें एलएसी पर नियमों और परंपराओं के बारे में कोई पता था। क्या एसओपी होती है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि चीन ने एलएसी के पास पुराने सैनिकों को हटाकर चुपचाप नई टुकड़ियों और नए सैनिकों की तैनाती की है। यहीं से हिंसक टकराव की शुरुआत हुई। कर्नल संतोष बाबू ने जब इन सैनिकों से बातचीत शुरू की और पूछा कि जब पोस्ट को हटाने की बात हो गई थी, तो चीन के सैनिकों ने फिर से ये पोस्ट क्यों बनाई, ये उनका सवाल था। इसी पर चीन के नए सैनिक उग्र हो गए। उनमें से चीन के एक सैनिक ने आगे आकर कर्नल संतोष बाबू को धक्का दिया और उनके साथ बदतमीजी की। अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ इस तरह धक्का मुक्की, बदतमीजी भारतीय सैनिकों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। इसे देखकर भारतीय सैनिक गुस्से में आ गए और उन्होंने जवाब में चीन के इन नए सैनिकों की पिटाई शुरू कर दी। भारत के सैनिकों ने वहां पर मौजूद चीन की इस पोस्ट को तब नष्ट कर दिया। इस लड़ाई में चीन के कई सैनिक घायल हुए और भारत के भी कई सैनिक घायल हुए। चीन के कई सैनिक वहां से इसके बाद भाग गए या पीछे हट गए, लेकिन यह सिर्फ लड़ाई का पहला राउंड था। इसलिए यह लड़ाई का पहला राउंड यहां पर समाप्त होता है। कर्नल संतोष बाबू इस वक्त यह समझ चुके थे कि टकराव अब बड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने घायल सैनिकों को वापस भारतीय पोस्ट पर भेजा और वहां से ज्यादा संख्या में जवानों को भेजने के लिए कहा, क्योंकि गलवान घाटी की इस जगह पर लड़ाई का दूसरा राउंड तब शुरू हुआ जब कर्नल संतोष बाबू की टीम इस जगह से और आगे बढ़ी और आगे पेट्रोलिंग में उन्होंने देखा कि चीन ने इसके आगे तो और बड़ी संख्या में अपने सैनिक जुटा लिए हैं। यानी जब ये और आगे गए तो इन्होंने देखा कि चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को वहां इकट्ठा कर रखा था, जिसका अंदाजा शायद हमारे सैनिकों को नहीं था। यह भी नियमों का उल्लंघन था। लेकिन अब तक चीन के सैनिक घात लगाकर ज्यादा संख्या में वहां पर आ चुके थे। दूसरे राउंड की लड़ाई
15 जून को रात करीब 9 बजे तक चली और कर्नल संतोष बाबू इसी दूसरे राउंड की लड़ाई में शहीद हुए। जब यह खबर भारतीय सैनिकों को मिली तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि जब यह दूसरे राउंड की लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे सैनिक भारत के ऐसे थे और चीन के भी, जो कि लड़ते लड़ते, ये टेरेन ऐसा है कि वहां पर पीछे गिरने का डर रहता है। हमारे सैनिकों के पीछे एक नाला था, जो नदी थी, उस नदी में हमारे कई सैनिक गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और वो शहीद हो गए। क्योंकि भारतीय सेना में कमांडिंग अफसर को सैनिक पिता तुल्य समझते हैं। कमांडिंग ऑफिसर को हाथ लगाना तो दूर, उनसे अभद्र भाषा में बात करना भी हमारे देश के सैनिक बर्दाश्त नहीं करते। और ऐसे में जब उनके कमांडिंग अफसर की इस तरह बर्बर हत्या की खबर उन्हें मिली तो भारत के सैनिकों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वो क्रोध से पागल हो गए और यहीं से उस रात की लड़ाई का तीसरा राउंड शुरू हुआ, जो सबसे भयानक राउंड था और जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की जान गई। तीसरे राउंड की लड़ाई करीब आधी रात तक चली। कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर के बाद न सिर्फ 16 बिहार रेजिमेंट बल्कि आसपास के इलाकों में जो दूसरी टुकड़ियां तैनात थीं भारतीय सेना की, वो भी टकराव की जगह पर पहुंच गई। बहुत ही जल्द वहां पर 400 से 500 सैनिक इकट्ठा हो गए दोनों तरफ से, और फिर चीन के सैनिकों के साथ वो हिंसक टकराव हुआ जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। और यहां पर ध्यान से सुन लीजिए आप, चीन के 40 से 50 सैनिक बहुत बुरी मौत मारे गए। हमारे देश के वो नेता जो तालियां बजा रहे हैं, जो ये चाहते हैं सुनना कि हमारे देश में घुसपैठ हो गई, हम चीनी सैनिकों को रोक नहीं पाए, चीन के सैनिकों ने घर में घुसकर मारा, जो ये बातें कर रहे हैं, हमारे लोगों ने सरेंडर कर दिया, जो इस तरह की बातें करके भारत को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें जानकर आज बहुत दुख होगा और उनकी तालियां बंद हो जाएंगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि चीन के 40 से 50 सैनिक उस लड़ाई में मारे गए और वो भी बहुत बुरी मौत मारे गए। इस तीसरी लड़ाई में दोनों देशों के कई सैनिक लड़ते लड़ते गलवान नदी में गिर गए और यही लोग थे जो मारे गए, यानी ज्यादातर लोग ऐसे थे जो गिरने की वजह से मरे। तीसरे राउंड की लड़ाई में 16 बिहार रेजिमेंट के साथ इस रेजिमेंट के घातक प्लेटून 3 मीडियम रेजिमेंट और तीसरी पंजाब रेजिमेंट के सैनिक भी थे। हमारे सैनिकों ने एक खास जगह पर, जहां पर चीन का कर्नल खड़ा हुआ था, उनका कमांडिंग ऑफिसर खड़ा हुआ था, वहां पर हमला किया। भारतीय सैनिकों ने चीन के इस कमांडिंग ऑफिसर को, इस कर्नल को वहां से जिंदा पकड़ लिया और वहां मौजूद चीन के 7 सैनिकों को तुरंत मार दिया। तो यहां पर जो नई बात हम आपको आज बता रहे हैं वो ये कि चीन का एक कर्नल हमारी गिरफ्त में आ चुका था, उसे भारतीय सैनिक पकड़कर यहां पर ले आए और ये पीएलए के लिए बहुत शर्मनाक बात है। शायद पीएलए ने पहली बार ऐसा देखा होगा जब भारत के सैनिक उसके कर्नल को पकड़ कर ले गए। भारत के सैनिकों ने भागते हुए चीन के कई सैनिकों का पीछा भी किया। इसलिए दूसरी नोट करने वाली बात यहां पर यह है कि चीन के सैनिक भारत के सैनिकों का इतना क्रोध देखकर वहां से डर गए और उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे सैनिक भी क्रोध में इतने पागल थे कि उन्होंने उन सैनिकों का पीछा किया, उन्हें जाने नहीं दिया, जिससे ऐसी अपुष्ट खबरें आई कि पीछा करते समय हमारे कुछ सैनिक चीन के कब्जे वाले जगह पर पहुंच गए और वहां चीन के कब्जे में ये लोग आ गए। ये वो सैनिक थे जो चीन के भागते हुए सैनिकों का पीछा कर रहे थे। और पीछा क्योंकि वहां पर कोई इस तरह की सड़क नहीं है, कोई ऐसा नक्शा नहीं है, किसी को यह नहीं पता कि कौन सा इलाका किसके कब्जे वाला है। एलएसी में इतना कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन के दौरान वो ऐसे हिस्से में चले गए चीन के सैनिकों का पीछा करते करते जहां चीन की सेना बड़े संख्या में मौजूद थी और इस दौरान वो चीन के कब्जे में आ गए। ये अपुष्ट खबरें हमारे पास हैं। इस हिंसक टकराव के बाद भारत और चीन के बीच 2 बार मेजर जनरल रैंक की बातचीत हुई। हमारे सूत्रों के मुताबिक उस बातचीत के बाद ही बंधक बनाए गए चीन के इस कर्नल को छोड़ा गया था। यानी चीन का एक कर्नल कई दिनों तक हमारी गिरफ्त में रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 जून की रात इस लड़ाई में भी भारतीय सेना ने अपना कोई अनुशासन नहीं तोड़ा और इसके लिए भारतीय सेना को सलाम करना चाहिए। चीन के साथ उन्होंने किसी समझौते का उल्लंघन नहीं होने दिया और उन्होंने इस दौरान अपनी जान दे दी, लेकिन एक भी गोली नहीं चलाई, हथियार का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। हथियार न चलाने के बावजूद भारत के सैनिकों ने चीन के इस धोखे का
पूरा बदला वहीं पर लिया। वैसे अब तक चीन के 40 से 50 सैनिकों के ही मारे जाने की अलग अलग सूत्रों से जानकारियां मिली हैं, लेकिन यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। और इस बात को आप नोट करके रखिए, उस दिन चीन के सैनिकों की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। इतनी बुरी स्थिति कि चीन के सैनिक वहां अपनी सारी पोस्ट छोड़कर पीछे भाग गए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में चीन के सैनिक घायल हुए हैं। हमारे सैनिकों ने चीन के कई सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी, कई सैनिकों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। जब इन सैनिकों की लाश मिली तो बहुत सारी लाशें ऐसी थी इन सैनिकों की जिनकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, जिनकी रीढ़ की हड्डियां टूटी हुई थी। यहां यह बात भी ध्यान देने वाली है कि जब लड़ाई आधुनिक हथियारों और फायर आर्म्स से नहीं होती और लड़ाई प्राचीन काल के हथियारों से लड़ी जाती हैं, प्राचीन तौर तरीकों से लड़ी जाती हैं, तो वो लड़ाइयां और भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। और उन लड़ाइयों में यह पता चलता है कि कौन सा सैनिक असल में ताकतवर है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। गलवान घाटी की लड़ाई पत्थरों और डंडों से लड़ी गई। चीन के सैनिकों के पास खास तरह के डंडे थे जिनमें उन्होंने नुकीली कीलें लगाकर रखी हुई थी। यह बहुत खतरनाक हथियार होता है। ऐसे हथियार एक बार में ही किसी की जान ले सकते हैं। इस तरह के हथियार चीन के सैनिक लेकर आए थे। चीन ने इन हथियारों को भारत के सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाब में भारतीय सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों के इन हथियारों को छीन लिया और उन्हें इन्हीं हथियारों से, यानी चीन के सैनिकों से उन्हीं के हथियार छीनकर उससे उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि पीएलए के ये सैनिक जीवन भर याद रखेंगे। अब आप सोचिए कि भारतीय सेना न सिर्फ चीन के सैनिकों के गढ़ में जाकर, उनके घर में जाकर अपने शहीद जवानों का बदला लेकर आई, बल्कि उनके कमांडिंग ऑफिसर को भी बंधक बनाकर अपनी तरफ ले आई। ऐसी वीरता आपने इससे पहले कहां सुनी है, कहां देखी है? ये बहुत बड़ी वीरता है भारतीय सैनिकों की। बात ये 3-4 दिन तक सामने नहीं आ रही थी, अब ये बात सामने आई है। आप जानते हैं हमारी सेना कभी भी अपने बारे में बड़े बड़े दावे नहीं करती। हमारी सेना तब भी शांत रही, हमारी सेना तब भी चुप रही। कोई डिटेल्स हमारी सेना ने औपचारिक रूप से किसी को नहीं दिए। और चीन की सेना जानबूझकर इस बात को छुपाए रखती रही कि उनके कितने सैनिक मारे गए हैं और उनके सैनिकों की कितनी बुरी हालत इस दौरान हुई थी। आज चीन को यह समझ में आया होगा कि पीएलए के सैनिकों को अभी कितनी और तैयारी करने की जरूरत है।